अगेन डियर स्टूडेंट्स, कल हम देख रहे थे कि एक व्यापार का क्रय कंपनी द्वारा जब किया जाता है तो क्या प्रविष्टि की जाती है, और एक हमने न्यूमेरिकल एग्जाम्पल देखा था। आज हम देखेंगे कि जब विक्रेता अपना व्यापार बेचता है तो क्रेता को कुछ मायनों में वो गारंटी देता है। तो ऐसी दशा के अंदर क्रेता विक्रेता को भुगतान करते समय कुछ राशि गारंटी खाते में रोक लेता है, ताकि जब तक वो गारंटी पूरी नहीं हो जाए तब तक वो उस पैसे को अपने पास रोके रहे और उसमें कुछ कमी होती है गारंटी खाते के अंदर से वो वसूल कर लेता है उस कमी से, और इसके पश्चात शेष राशि गारंटी अवधि समाप्त होने के पश्चात लौटा देता है। आज मैं आपके सामने एक एग्जाम्पल की हेल्प से मैं आपको ये स्पष्ट करूँगा। एक्स लिमिटेड ने वाई के व्यापार को निम्न शर्तों पर क्रय किया। एक्स लिमिटेड वाई के क्या क्या लेगी? फिक्स एसेट्स लेगी 80,000 रुपये में, लेनदार लेगी 40,000 रुपये का, बैंक लेगी 30,000, कुल मिला करके 1,50,000 की संपत्ति लेगी, और दायित्व में लेनदार लेगी 20,000 के और लोन्स लेगी 10,000। शर्तें क्या क्या थी? प्रतिफल का भुगतान इक्विटी शेयर्स द्वारा 1,08,000 रुपये तक किया जाएगा तथा शेष राशि गारंटी खाते में रोक ली जाएगी। तो ये ए पॉइंट का जो बात है उसके द्वारा हम ये कर सकते हैं कि हम इस व्यापार को यहाँ क्रय कर लें, और आगे जो है गारंटी वाली बात है उसको हम देखते हैं। तो फिलहाल हम शुरू करते हैं। सबसे पहले व्यापार क्रय करने की या संपत्ति और दायित्व क्रय करने की संक्षेप में लिख सकते हैं। व्यापार क्रय हेतु ये जो इसका नरेशन है, व्यापार क्रय हेतु क्या प्रविष्टि की जाएगी? सभी संपत्ति को ली गई संपत्ति को डेबिट किया जाएगा, यानी फिक्स्ड असेट्स अकाउंट डेबिट, डेटर्स अकाउंट, डेटर्स लिए गए हैं, डेटर्स अकाउंट डेबिट, बैंक ली गई है, बैंक अकाउंट डेबिट। इनकी राशियां हैं 80,000, 40,000 और 30,000। ये सब संपत्तियां ली गई हैं, और जो दायित्व लिए गए उनको हमको लिखा पड़ा क्रेडिट में, टू क्रेडिटर्स और टू लोन। क्रेडिटर्स लिए गए हैं 20,000 रुपये के और लोन लिया गया है 10,000 रुपये। कुल 1.5 लाख रुपए की संपत्तियों में से 30,000 रुपये के दायित्व घटाने पर क्रय प्रतिफल बनता है 1,20,000 रुपये। शुद्ध संपत्ति विधि में जैसा हमने सीखा था, संपत्ति और ली गई संपत्ति के मूल्य में से लिए गए संपत्ति में लिए गए दायित्वों की राशि घटाने पर आपको क्रय प्रतिफल मिलता है। इसकी टोटल 1,50,000, इसकी 30,000, 1,20,000 रुपये। इसका डिफरेंस जो है वो क्रेता को विक्रेता को देना बाकी है। तो ऐसी दशा के अंदर हम यहाँ लिख देंगे टू वेंडर्स अकाउंट, और यहाँ हम देखेंगे वेंडर कौन है? वाई। राशि इसे दी जाएगी 1,20,000 रुपये पर। प्रश्न में लिखा हुआ है कि उसे 1,08,000 रुपये दिए जाएंगे, वो भी किसमें दिए जाएंगे? इक्विटी शेयर्स में दिए जाएंगे, और शेष राशि गारंटी खाते में रोक ली जाएगी। फिलहाल वेंडर्स कैपिटल, वेंडर्स अकाउंट लिख देंगे और इसको हम लिख देंगे 1,20,000 रुपये इसको दे हैं, ये हमारी टोटल मिल जाएगी। और इस तरीके से ये जो राशि आएगी इसको हम बोलेंगे क्रय प्रतिफल। क्रय प्रतिफल हमेशा डिफरेंस होता है। इसके पश्चात पहली एंट्री हमेशा व्यापार क्रय की होती है, दूसरी एंट्री के अंदर हम इसका क्या चेक करेंगे? भुगतान करेंगे। क्रय प्रतिफल का भुगतान। क्रय प्रतिफल वेंडर को दिया जाना है तो देखते हैं वेंडर से अकाउंट डेबिट, वेंडर वाइज अकाउंट डेबिट 1,20,000 रुपये से देने हैं। जैसा प्रश्न कह रहा है 1,08,000 रुपये से नकद दिया जाएगा तथा 1,08,000 रुपये की इक्विटी दिया जाएंगे, शेष राशि गारंटी खाते में ट्रांसफर कर दी जाएगी। हम यहाँ लिखेंगे वेंडर्स अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, क्योंकि वाई लिमिटेड जो है वो शेयर दे रही है तो उसके लिए शेयर कैपिटल है, तो शेयर कैपिटल अकाउंट ये देख लीजिए 1,08,000 रुपये से, और बाकी राशि वेंडर्स गारंटी अकाउंट
1,20,000 से 1,08,000 हो गए, 12,000 वेंडर्स गारंटी अकाउंट में रोक लीजिए। इस तरह से हमें देखेंगे कि हमने क्रय प्रतिफल जो 1,20,000 था उसको इस रूप से भुगतान किया है, 1,08,000 के शेयर दे दिए और 12,000 गारंटी अकाउंट में रोक लिया। गारंटी खाते में क्यों रोका है इसके बारे में इसके आगे भी प्रावधान पढ़ते हैं कि गारंटी विक्रेता इसलिए देता है कि अपने बिजनेस की वो सुदृढ़ स्थिति दिखाना चाहता है, क्रेता को आश्वस्त करना चाहता है। दूसरा पॉइंट में लिखा है विक्रेता ने गारंटी दी कि लेनदारों से 38,000 से कम प्राप्त नहीं हुई। देखिए देनदार और लेनदार दो बहुत सेंसिटिव असेट्स लायबिलिटी होती है, करंट एसेट्स करंट लायबिलिटी। सब कुछ पता लग सकता है देख करके, पर देनदारों की राशि पता नहीं लग सकती इनसे कितने वसूल होंगे और अल्टीमेटली मांगने वाले कितने आएंगे, कितना भुगतान किया जाएगा। तो विक्रेता ने गारंटी दी है कि इससे आपको, मैं 40 का नहीं बोलता लेकिन 38,000 से कम आपको नहीं मिलेंगे और लेनदारों को 20,000 से अधिक का भुगतान नहीं करना हो। जो दिखा रखे हैं 20,000 इससे ज़्यादा मांगने वाले नहीं आएंगे। ये गारंटी दे सकता है 21,000 के ऊपर की भी गारंटी देते हैं, 21 ज़्यादा मांगने वाले नहीं आएंगे। 21,000 तक इसकी गारंटी, 21,000 तक वो भी मांग सकता था, गारंटी देना पड़ सकता है कंपनी को। पर यहाँ हम देखेंगे 30,000 रुपये से अधिक भुगतान नहीं किया जाएगा। वास्तव में क्या हुआ, देनदारों से केवल 36,500 ही वसूल हुए, यानी गारंटी थी 38,000 रुपये की जिसमें से 36,500 ही वसूल हुए, तो ये 1,500 रुपये का नुकसान हो गया। लेनदारों को ज़्यादा भुगतान करना पड़ा, 21,200 रुपये भुगतान करना पड़ा जबकि 20,000 थे। तो ये दोनों राशियाँ वसूल की जाएगी वेंडर्स गारंटी अकाउंट में। तो हम देख लेते हैं वेंडर्स गारंटी अकाउंट हमने रोका है 12,000 रुपये एंट्री है। वेंडर्स अकाउंट और वेंडर गारंटी अकाउंट को, या वेंडर गारंटी अकाउंट हमने बनाया है, इसको लिख देंगे बाय वेंडर्स यानी वाइज अकाउंट। इसके अंदर हमको राशि मिली है 12,000। ये पहला साल है और खरीदने के पश्चात हमने देखा कि हमें नुकसान हुआ है। डेटर से हमको कितना वसूल हुआ है, 38,000 की गारंटी थी, केवल 36,500 मिले हैं, 15,000 का नुकसान हुआ है। तो एंट्री इसकी होनी चाहिए बैंक अकाउंट डेबिट टू डेटर्स। डेटर्स 40,000 के थे, इसमें से वसूल हुए 36,500। $40,000 के डेटर्स थे जिसमें से 38,000 के तक की गारंटी उसने माना था डूब सकते हैं, तो यानी 2,000 की डूबने की संभावना उसको भी थी। तो यह लिख देंगे बैड डेट्स जो थी 2,000 की, तो हम बैड डेट्स अकाउंट डेबिट 2,000 का मान के चल रहे थे। 40,000 में 2,000 के 38,000 बचे, 38,000 में 36,500 वसूल हुए, यानी ये जो 1,500 रुपये का अतिरिक्त नुकसान हुआ है ये वेंडर गारंटी अकाउंट में से लिया जाएगा। तो ये जो राशि है 1,500 रुपये की राशि वेंडर्स गारंटी अकाउंट में से ले ली जाएगी। वेंडर्स गारंटी अकाउंट डेबिट टू डेटर्स, यहाँ लिख देंगे टू डेटर्स। क्या लिखना पड़ेगा हमको, 1,500 रुपये हमने गारंटी खाते में से पूरे कर दिए। इसी प्रकार से हमें बताया गया कि 20,000 ज़्यादा क्रेडिट को भुगतान नहीं करना पड़ेगा। तो एंट्री हुई है क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट। 20,000 क्रेडिटर्स थे जिनको भुगतान करना पड़ा, टू बैंक करना पड़ा। ये लिखा हुआ है 21,200 रुपये भुगतान करना पड़ा, तो लिखेंगे 21,200 या 1,200 रुपये का अधिक भुगतान करना पड़ा, इसीलिए हम वेंडर्स गारंटी अकाउंट से लेंगे। इस तरह से वेंडर्स गारंटी अकाउंट डेबिट टू बैंक 1,200 रुपये टू बैंक, क्रेडिटर को ज़्यादा भुगतान किए 1,200 रुपये। अब हम देखेंगे जो 12,000 हमने रोके थे उसमें से हमने 2,700 रुपये तो पहले साल के अंदर जो डेटर्स और क्रेडिटर्स को होने वाला घाटा था वो वसूल कर लिया। तो आज जब हम देख रहे थे विक्रेता द्वारा गारंटी देना, तो डेटर्स की वसूली और क्रेडिटर्स को भुगतान करने के बारे में भी गारंटी दी जा सकती है। दूसरी गारंटी हो सकती है लाभांश के संदर्भ में। तो हम देखते हैं प्रश्न में उदाहरण में क्या दिया हुआ आगे। ये भुगतान के बारे में था, ये गारंटी लेनदार और देनदार के बारे में था। अब जो गारंटी आ रही है, विक्रेता ने प्रथम 3 वर्षों में पूंजी पर 10% तक लाभांश की गारंटी भी दी। जितनी पूंजी है उसके ऊपर 10% आपको प्रतिवर्ष लाभांश होगा, लाभ होगा ही होगा इतना।
लेकिन वास्तव में पहले साल में 8% की लाभांश दिया सका, दूसरे साल में 12%, तीसरे साल में 9% की लाभांश दिया सका। एक्सलिमिटेड की पुस्तकों में व्यापार क्रय करने की प्रविष्टि दी है, वेंडर गारंटी अकाउंट बनाइए। तो मैंने आपके सामने प्रविष्टियाँ लिख दी है, ये व्यापार क्रय की, ये भुगतान करने की दो महत्वपूर्ण एंट्रियाँ होती है। क्रेडिटर से कितना वसूल हुआ, क्रेडिटर को कितना भुगतान हुआ, कितना डिफरेंस हमने लिख दिया है, उसको हमने वेंडर गारंटी अकाउंट में डेबिट कर दिया है। अब पहले साल की जो गारंटी की राशि थी, वो गारंटी थी 10% पर एनम, हर साल तीनों साल होना था, पर पहले साल में केवल 8% ही लाभांश बांटा जा सका। तो हम ये देखते हैं कि पहले साल के अंदर कमी रही, 10% की गारंटी थी और 8% हुआ कमी थी पहले साल में 2% की। तो 2% की कमी इस पूंजी खाते में, जो जितना पूंजी दी है 1,08,000, वो वेंडर खाते में से निकालना होगा। तो यहाँ लिख देंगे पहले में हम डिविडेंड के नाम से लिख सकते हैं, डिविडेंड अकाउंट या पी एंड एल अकाउंट लिख सकते हैं। पी एंड एल में राशि डाल दी जाएगी, पी एंड एल अकाउंट में सब डाल सकते हैं। पी एंड एल अकाउंट में 10% की गारंटी थी, माइनस इसमें से कितना हुआ, 8% हम कमा सके। कमी कितने परसेंट थी, 2% थी। और पूंजी पर लाभांश जब दिया जाएगा तो चुकता पूंजी हमारी 1,08,000 रुपये थी। तो 1,08,000, 1,08,000, इसका 2% होता है 2,160। ये राशि भी हम निकाल लेंगे। इस तरह से हमें देखिए पहले साल का जो बैलेंस सीडी रहेगा वेंडर्स गारंटी अकाउंट का, ये टोटल आ जाएगी 12,000। इस 12,000 के अंदर 7 8 900 1,000 2,000 4,000 5,000 और 7,140 बैलेंस बचेगा। इस बैलेंस को दूसरे वर्ष के अंदर बैलेंस ब्रॉट डाउन किया जाएगा 7,140। हमने देखा कि लाभांश के लिए गारंटी 10% प्रति वर्ष की दी गई थी और गारंटी 3 वर्षों के लिए थी। तो हमको देखना पड़ेगा पहला साल, दूसरा साल, तीसरा साल, 3 वर्षों तक हमें गारंटी खाता बनाना रोकना पड़ेगा जो राशि हमने इस खाते में डाली है। तो उसमें लाभांश के संदर्भ में 10% प्रति वर्ष की लाभांश की गारंटी थी और पहले साल में 8% ही हमको लाभांश मिल पाया है। तो हम इसे कमी की राशि को पी एंड एल अकाउंट में डाल देंगे, वेंडर अकाउंट में से लेकर के 10% की गारंटी थी और 8% ही जो है लाभ हो सका। इसलिए 2% की राशि जो प्रदत्त पूंजी थी, हमारी प्रदत्त पूंजी 1,08,000 थी, 1,08,000 का 2% होता है 2,160। इस तरह से हमने देखा यहाँ का योग जो है 12,000 रुके गए थे। 12,000 कुल में से दो राशि डेबिट क्रेडिट और लाभांश होने की 60 रुपये, कुल मिलाकर के 700 और 800 60 1,000 तो 5 7 12 7,140 रुपये का शेष पहले साल में बचा। इस बैलेंस को अगले साल के लिए उठाएंगे। सेकेंड ईयर में बैलेंस पीडी 7,140। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ देखने वाली बात है कि डेटर्स और क्रेडिटर्स की गारंटी तो पहले साल तक की होती है, लाभांश की गारंटी आगे तक जाती है। तो अब ये वसूली और भुगतान के बारे में हमें नहीं सोचना, हमें सिर्फ ये देखना है कि लाभांश कितना हुआ और कितना वसूल कर सकते थे। 10% गारंटी दी थी, पहले साल में 8% लाभ भी कमाया जा सका। 2% का लाभ जो कमी थी हमने पी में डाल दी है, 8 में 2 मिलाने पर वो 10 हो चुके हैं। अब इस वर्ष का लाभांश जो है वो वेंडर को तो हमें ध्यान रखना होगा पहले वर्ष का लाभांश जो 31 मार्च वर्ष समाप्त होने के पश्चात घोषित किया गया था, वो वेंडर को देय होगा। वेंडर की पूंजी लगी हुई है 1,08,000 रुपये। इस 1,08,000 रुपये के ऊपर हमें डिविडेंड देना है। 1,08,000 के ऊपर अब डिविडेंड हो चुका है 10%। तो ये राशि उसको नकद भुगतान न करके उसके वेंडर्स गारंटी अकाउंट में रोकनी जाएगी।
उसमें क्या लिख सकते हैं, डिविडेंड पेबल। ये हो जाएगा 10%, उसकी कुल पूंजी है 1,08,000 रुपये, 10,800। दूसरे साल की स्थिति ऐसी थी कि जब 10% का उसने गारंटी दी थी तो हम लाभांश 12% कमा सके। तो जो मिनिमम की गारंटी थी उससे हमने ज़्यादा कमाया, इसलिए इस साल कुछ भी राशि वेंडर्स गारंटी खाते में से वसूल किया जाना संभव नहीं है। दूसरे साल हम उससे ज़्यादा हमने कमाया है, इसलिए हमें इसकी कोई राशि वसूल नहीं की जाएगी, सिर्फ आपको यहाँ देना पड़ेगा पहले सीधी हो जाएगी सीधी को भी 10 और 17,940 रुपये, 17,940 रुपये, और ये रहेगा 17,940 रुपये। और ये राशि तीसरे साल के बैलेंस के लिए रहेगी 17,940 रुपये। यहाँ एक बात मैं आपको ध्यान में लाना चाहता हूँ कि इस कंपनी की जो पूंजी है वो कुल मिला के 1,09,000 और सारी की सारी वेंडर को इशूड है, बाजार में कोई इशू नहीं की हुई है। यदि कंपनी ने बाजार में भी शेयर जारी कर रखे होते 5 लाख रुपए के, तो 5 लाख प्लस 1,08,000 कुल 6,08,000 की राशि जो है कमी को 2% से पूरा किया जाता है। यानी कि जो भी गारंटी दी जाती है वो कुल पेड अप कैपिटल के ऊपर दी जाती है, जितनी पूंजी है उसके ऊपर गारंटी होगी। इस प्रश्न के अंदर हमारे अतिरिक्त पूंजी नहीं थी, तो हमने इसकी गणना केवल वेंडर को दिए गए शेयरों के ऊपर ही की गई है। अब तीसरे वर्ष वास्तविक स्थिति क्या थी? तीसरे वर्ष स्थिति ऐसी थी कि 9% लाभांश कमाया जा सकता है। दूसरे साल तो 12% था, तीसरे साल 9% लाभांश कमाया जा सकता है। इसलिए कमी इस बार 1% की है, तो इस 1% की राशि को वेंडर गारंटी खाते में से लेकर के पी एंड एल अकाउंट में डाल दिया जाएगा। 10% की गारंटी थी, जिसमें से 9% लाभ कमाया, कमी हुई 1%, और 1,08,000 के ऊपर 1% जो है राशि बनती है आपकी 1,080 रुपये। इस तरह हम ये देखते हैं कि वर्ष के अंत में जो भी राशि रोकनी थी, अब इससे ज़्यादा आगे जाने की आवश्यकता नहीं है। 17,940 रुपये। आप चाहें तो यहाँ डिविडेंड जो दूसरे साल का देने वाला था 12%, इसको लिख करके फिर भुगतान कर सकते हैं, और यदि आप चाहें तो इसको भुगतान कर दें, इसके अलावा डिविडेंड का डायरेक्ट इसको भुगतान कर दें। अगर डिविडेंड की राशि रोक करके इस खाते में भुगतान किया था, तो यहाँ ऐसा डिविडेंड इस साल पहले साल का 10%, दूसरे साल चूँकि हमने ज़्यादा कमाया 12%, तो यहाँ पे दूसरे साल वेंडर अकाउंट का 12% यहाँ राशि लिख दी जाती है, उसको यहाँ भुगतान कर दिया था। मैं आपके लिए उसी को रोक करके दिखा रहा हूँ कि मान लीजिए कि एक बार कुल राशि पिछले साल की जो डिविडेंड थी वो बनती थी डिविडेंड पेबल 1,08,000 का 12%। 10% 10,800 होता है, और 2,160, तो 12,960 रुपये इसका 12,960 यानी कुल मिला करके ये आपको देंगे 30,900 रुपये, और 30,900 रुपये डिविडेंड भी रोक लिया। कुल मिला के इसको इतना राशि दी थी पिछले साल के डिविडेंड के, और वेंडर गारंटी अकाउंट में रुपये 17,900, इसमें से इस राशि की वसूली कर ली जाएगी। तो ये आपका आ जाएगा 880 रुपये, 820 रुपये का, ये 900 हो गया, 29,820 वर्ष के अंत में टू बैंक करके फाइनल पेमेंट जो है कंपनी द्वारा अपनी समस्त गारंटी की राशियों को पूरा करके भुगतान कर दिया जाएगा। Thank you so much. In next video, we'll see how profit prior to incorporation, post incorporations are taken into account. Thank you so much.